नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन आंसर सीरीज का विज्ञान का नवा क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान को, जो कि इसका अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, यानी कि हम अर्थशास्त्र और संविधान से संबंधित क्वेश्चन आंसर को शुरू करेंगे, जो कि कक्षा 6 से 8 के पे आधारित रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि सजाती, यानी कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि आपने पता है कि एक ही प्रकार के आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, न कि आकर्षित करते हैं। यानी कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, न कि सजातीय। तो इस प्रकार से पहला ये आपका गलत है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। अब यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश अस्थैतिक होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ये भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है आपका कि भू संपर्कण द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जा सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट सही हैं। पहला वाला गलत था। क्यों गलत था, मैंने बेसिक तौर पर बताया कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आपका कि तड़ित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचल किनारे पर संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से प्रायः प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होता है। तो ये गलत है। क्यों गलत है आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक दूसरे से विपरीत है। दूसरा कह रहा है कि तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। ये दोनों अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि भवनों को तड़ित के प्रभावों से बचाने के लिए तड़ित चालक नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो सही होता है दूसरा और तीसरा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला, कि केवल दूसरा और तीसरा आपका सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है, तो हम आपको बताते हैं कि आपका कि जब संचित बेसिक तौर पे गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, और जबकि जल की बूंदें क्या होती हैं, नीचे की ओर आती हैं। और इन प्रबलन गति के कारण आवेशों का बेसिक तौर पे अलगाव होता है, और बादलों की ऊपरी किनारों के निकट धनावेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बादलों के ऊपरी किनारों के ऊपर धनावेश तथा निचली किनारों के ऊपर क्या होता है, ऋणावेश संचित होता है, और धरती के निकट भी धनावेशन का संचय होता है, ठीक है। तो धरती के निकट क्या होता है कि धनावेशन का संचय होता है। जब संचित आवेश का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। परिणाम स्वरूप ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती हैं, और इसे हम तड़ित रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ भी जो कह रहा है कि धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेश, तो धरती के निकट क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, क्या होता है, धनात्मक आवेश हो जाता है। और बादलों के नीचे धनात्मक नहीं, क्या होता है, ऋणात्मक आवेश हो जाते हैं। इस प्रकार से पहला वाला आपका स्टेटमेंट गलत था। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंदन, ठीक है, कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है। तो बेसिक तौर पे जो होता है यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, कि पृथ्वी का जो है भूपर्पटी जो है वह भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर से ऊपर तक सतह में जो गड़बड़ के कारण बेसिक तौर पे भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को बेसिक तौर पे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की यह सतह एक खंड के रूप में नहीं, यह टुकड़ों में विभाजित है, और प्रत्येक टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, प्लेटों का नाम देते हैं। ये प्लेटें निरंतर क्या करती हैं, गति करती रहती हैं, और जब ये दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर खाती हैं तो प्लेटें एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, या एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, या एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर हट जाती हैं। तो इस प्रकार से बेसिक तौर पे हमें भूस्पंदन यानी कि भूकंप हमें दिखाई देता है या महसूस करते हैं। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करती हैं, और इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंग कहते हैं। और इन तरंगों को भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा हम मापते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है।
तो पहला जो करा है कि भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होती हैं और प्लेटों की सीमाएं प्लेटों को दुर्बल क्षेत्र होती हैं और अतः वहाँ भूकंप आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो बिल्कुल सही है कि ये जो प्लेटें गति करती हैं इसके कारण बेसिक तौर पे क्या होता है, भूकंप होता है। और इनकी जो सीमाएं होती हैं, इनकी जो छोर होता है वह बेसिक तौर पर बहुत ही दुर्बल क्षेत्र होता है जहाँ पर यह जुड़ी होती हैं और यहीं पर हमें बहुत अधिक भूकंप देखने को मिलता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कश्मीर और कच्छ का रण भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि बेसिक तौर पे भारत के भूकंप क्षेत्र में बेसिक तौर पे भारत को जो है 4 भूकंप जोनों में बांटा गया है, जिसमें से कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय और समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा का मैदान जो है वह बेसिक तौर पे अति भूकंप आशंकित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण भारत के कुछ ही भाग खतरे के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत को कुल कितने भूकंप जोनों में बांटा गया है, तो 4 भूकंप जोनों में बांटा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है बेसिक तौर पे कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला कह रहा है कि इसके लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह पैमाना रैखिक है यानी कि लाइनर है, तो ये गलत है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ है कि लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका बी वाला स्टेटमेंट सही होता है कि पहला और तीसरा तो सही है। ठीक है, और दूसरा आपका गलत है। क्यों गलत है, बेसिक तौर पे हम आपको बताते हैं कि जो होता है कि जो दूसरा कह रहा है कि यह रैखिक पैमाना होता है, तो यह रैखिक नहीं होता है, यह क्या होता है आपका लघुगणकीय पैमाना होता है। ठीक है, लघुगणकीय गणकीय पैमाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे इसमें कहा गया है कि यह रैखिक पैमाना होता है, लेकिन ये होता क्या है, जो रिएक्टर पैमाना होता है वह एक गणकीय पैमाना होता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला गलत है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी वस्तु को देख पाने पर घटना संबंधित है, मतलब कि वस्तुओं को देखने के द्वारा जो कौन सी घटना संबंधित है। तो पहला जो कह रहा है कि वस्तु द्वारा स्वयं प्रकाश उत्सर्जन। ठीक है, यह भी आपका सही है, जिसके का मतलब है कि वस्तु क्या करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा कह रहा है आपका कि वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तो ये भी सही है कि जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। और तीसरा कह रहा है कि प्रकाश का विक्षेपण, तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं, बाकी 2 घटनाओं के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही होता है कि पहला और दूसरा तो स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा आपका गलत है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि किसी वस्तु को देख पाने के लिए आवश्यक है कि वस्तु से प्रकाश क्या हो, आंखों पर आए और यह प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित या परावर्तित होकर आ सके। और दूसरा है कि जो पिंड प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं स्वयं करते हैं वह दीप्त पिंड, और जो दूसरी वस्तुओं के द्वारा प्रकाश से चमकते हैं उसे हम लोग प्रदीप्त पिंड कहते हैं। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण यानी कि वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने का एक प्राकृतिक घटना है और विक्षेपण की प्रक्रिया वस्तु को देखने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। तो वस्तु को देखने के लिए उत्तरदायी ये 2 घटनाएं हैं कि प्रकाश व वस्तु क्या करे, प्रकाश का उत्सर्जन करे और साथ ही साथ वस्तु का क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है आपका कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपने बेसिक तौर पे ये देखा होगा। तो इस प्रकार से दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो नेत्रों का जो आइरिस होता है, जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं, यह बेसिक तौर पे नेत्रों के लिए विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला जो क्वेश्चन है कि रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं। तो पहला कह रहा है कि यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना है, जो कि बिल्कुल सही है कि रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना है।
दूसरा है कि अंध बिंदु, जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, रेटिना का दृक तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व की संधि पर उपस्थित होता है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अब यहाँ पे बताएं कि यह तुरंत नहीं समाप्त होता है, यह बेसिक तौर पे 16 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 16 सेकेंड नहीं, जो प्रतिबिंब होता है समय के 1/16वें भाग तक बेसिक तौर पे वहाँ पर रहता है, न कि तुरंत हट जाता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तुरंत समाप्त नहीं होता है, कुछ समय तक रहता है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही होता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कह रहा है कि सामान्य नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, कि जिनकी आंखें सही रहती हैं वो दूर की भी वस्तुओं को देख सकता है और पास की भी वस्तुओं को देख सकता है। दूसरा कह रहा है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। यह भी आपका सही है कि जैसे जैसे आप वृद्धावस्था पर जाते हैं तो उसके बाद आपको दूर की वस्तुओं या जो न्यूनतम दूरी बताई गई है, ठीक है, वह धीरे धीरे क्या होती जाती है, समाप्त होती जाती है। और वह न्यूनतम दूरी कितनी है, आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यह धीरे धीरे कम होने लगता है। अगला है कि मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है, तो यह भी आपका सही है कि आपने अक्सर करके मोतियाबिंद के बारे में सुना होगा। तो नेत्र का जब लेंस धुंधला हो जाता है तो उसी स्थिति में मोतियाबिंद होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला कह रहा है कि ब्रेल सिस्टम यानी कि ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पहला आपका यहाँ पे बेसिक तौर पे हम बात करें तो ब्रेल सिस्टम जो है वह चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों से बेसिक तौर पे संबंधित होता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि बेसिक तौर पे ब्रेल सिस्टम वह युक्ति है, मतलब व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इसमें बेसिक तौर पे इसकी खोज अगर बात किया जाए तो लुई ब्रेल ने की थी। और चक्षु वृत्ति मतलब कि जो व्यक्ति अंधे होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनके लिए बेसिक तौर पे ब्रेल सिस्टम बनाया गया। और ब्रेल पद्धति में कुल कितने बिंदु होते हैं, तो कुल 63 आपके बिंदु पैटर्न होते हैं, जिनमें अलग अलग पैटर्न में अलग अलग लेटर लिखे गए होते हैं। अगला सिस्टम है कि जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि तितली के नेत्र बहुत बड़े होते हैं परंतु सहस्त्र छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं, तो ये भी आपका सही कि जब तितली को देखेंगे तो उनके नेत्र बहुत बड़े होते हैं लेकिन वह क्या होते हैं, कई सारे नेत्रों से मिलकर बने हुए हमें प्रतीत होते हैं, जबकि उनका नेत्र एक ही होता है लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास कई सारी आंखें हैं। तीसरा कह रहा है कि उल्लू के नेत्र में बड़ा कार्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसकी पूर्ण परिक्रमा वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम होती है, तो ये वाला आपका गलत है। क्यों गलत है आगे हम आपको बताते हैं। तीसरा कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग के बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे, तो आपने पता है कि दोनों लोग एक साथ गए थे, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे उसके बाद एडविन एल्ड्रिन उतरे थे, तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि बी वाला यानी कि पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा आपका गलत है। क्यों गलत है हम आपको बताते हैं कि चंद्रमा जो होता है कि चंद्रमा की जो पूरी एक परिक्रमा वाला दिन होता है वह पूर्णिमा बेसिक तौर पे कहलाता है, परंतु एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, 29 दिन से कुछ आपकी अधिक होती है, न कि कम होता है। इस प्रकार से आपने पता है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और आपने पता है कि 21 जुलाई 1969 को, ठीक है, ये लोग बेसिक तौर पे अंतरिक्ष यात्री थे जो चंद्रमा पे उतरे थे, इसीलिए हम लोग 21 जुलाई को विश्व चंद्रमा दिवस के रूप में भी मना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है आपका कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि तारे सूर्यास्त होते ही
पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में उदित हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्यों गलत है आगे आपको हम बताते हैं। दूसरा कह रहा है कि तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, तो ये आपका सही है। अब बेसिक तौर पे आप देख पाएंगे कि केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है, पहला वाला गलत है। तो जानते हैं यहाँ पे कि तारे दिन के समय आकाशगंगा में होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह पूर्व और पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि यह एक जगह पे क्या है, बेसिक तौर पे स्थिर तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है कि वह पूर्व और पश्चिम में दिखाई देते हैं। तो बेसिक तौर पे इसलिए आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। और आपने पता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है मतलब कि बड़े मात्रकों में आपका आता है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो बेसिक तौर पे जो इनकी दूरियों को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला है कि आपका कथन और कारण से, और यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पे कह रहा है, कथन कह रहा है कि सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है, जो कि आपका कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, तो यह भी कारण भी सही है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कारण जो है कथन को रिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कि क्यों पश्चिम में उदित और पूर्व मतलब कि पूर्व में उदित और पश्चिम में अस्त होता है, इसके कारण को रिलेट नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कथन और कारण यानी कि ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है कि ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि सभी तारे इसकी परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पे प्रतीत की बात कर रहा है, ना कि उसकी परिक्रमा करते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रतीत होते हैं, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, यह बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि यह दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता है, तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि 1, 2 और 3 तो सही हैं, ठीक है, तीनों के तीनों आपके सही है जो स्टेटमेंट ध्रुव तारे के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि विख्यात तारामंडल आशा मेयर को सप्तऋषि भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ये हमें दिखाई भी देता है, 7 तारों का समूह है। दूसरा कह रहा है कि ओयरन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े स्वरूप जैसा दिखाई हमें प्रतीत होता है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि तारों और ग्रह में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों का नहीं होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, क्योंकि आपने पता है कि प्रकाश के परावर्तन और के कारण हमें बेसिक तौर पे अपवर्तन के कारण हमें ये बेसिक तौर पे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है ग्रहों की सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, तो बेसिक तौर पे तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि ग्रहों के सापेक्ष बेसिक तौर पे अगर बात करें कि तारों के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति बदलती है, ठीक है, तारों के सापेक्ष बदलती है ग्रहों की स्थिति, ठीक है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों के सापेक्ष दिया है जबकि बदलता किसके सापेक्ष है, तारों के सापेक्ष। अगला जो क्वेश्चन है इसको मैचअप करना है, तो मैचअप में दिया है आपका सौर परिवार के ग्रह दिया है और उनकी विशेषता दिया है। तो बुध दिया है, तो ये कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा दिया है शुक्र, तो शुक्र के बारे में अगर हम बात करें तो शुक्र के बारे में दिया है कि रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है बृहस्पति, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और चौथा कह रहा है अरुण यानी कि यूरेनस, यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है, तो बिल्कुल आपका सही है। तो ये आपका सही मैचअप होता है A1, B2, C3 और D4। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है, तो पहचानना है उसको। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि पानी की अधिकता के कारण हमें नीला दिखाई देता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण हमें लाल दिखाई देता है, तो ये भी सही है।
और शनि को बेसिक तौर पे हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। इस ग्रह के चारों ओर वलय के कारण बेसिक तौर पे ये हमें पीला जैसा दिखाई देता है और बेसिक तौर पे तो शनि को हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सभी के सभी आपके मैचअप है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि सभी के सभी आपके युग्म सही हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था। तो आप सभी ने पता है कि भारत द्वारा जो प्रक्षेपित पहला उपग्रह था उसका नाम क्या रखा गया था, आर्यभट्ट रखा गया था। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं, धूमकेतु, कोमेट कहते हैं और उल्कापिंड यानी कि मेट्रॉइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में उपस्थित होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि धूमकेतु पर्वलीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि उल्का को टूटता तारा यानी कि शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, सूर्य के पश्चात दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो आप सभी ने पता है कि सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम पृथ्वी से तारा है उसका नाम आता है अल्फा सेंटोरी। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे रसायन का नाम दिया है और उसका प्रभाव दिया है। तो सबसे पहले दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिक तौर पे अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, तो वह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ए का क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। दूसरा दिया है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग CFC कहते हैं। यह बेसिक तौर पे ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो आपका बी का हो जाता है 4। और उसके बाद दिया है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कोहरा। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कोहरा मिलकर क्या बनाते हैं, स्मॉग बनाते हैं। तो आपका सी मतलब कि हो जाएगा ये स्मॉग। और उसके बाद आपका है सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक और अनाइट्रिक अम्ल बेसिक तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड बनकर ठीक है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये हो जाता है डी का 4। तो इस प्रकार से ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत से देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए एक अनुबंध किया गया और इस अनुबंध को क्या नाम दिया गया था। तो आपने पता होगा कि इसे हम नाम दिए थे क्योटो प्रोटोकॉल। तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित जो प्रोटोकॉल हुआ था उसका नाम बेसिक तौर पे हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया था। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। और अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वह बेसिक तौर पे आपका था ओजोन से, ठीक है, ओजोन से संबंधित, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित जो था वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। और बेसिक तौर पे नागोया प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो यह बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटीज, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे है, ग्रीन हाउस से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से है। और नागोया प्रोटोकॉल किससे है, तो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर जानते हैं ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है जो कि बिल्कुल सही है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आता है और जलवाष्प भी आता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह सभी की सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि चारों के चारों गैसें जो होते हैं ग्रीन हाउस को प्रभावित करती हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि पेयजल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि को हम लोग क्लोरोनीकरण कहते हैं, बिल्कुल सही। क्लोरीन मिलाकर उसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध करते हैं। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत साल 1985 में की गई थी। तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि फसलों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीड़कनाशी तथा अपतृणनाशी जैसे रसायन
भौम जल को प्रदूषित करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गर्म जल भी एक प्रदूषक का ही कार्य करता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि फसलों की सुरक्षा के लिए हम जो प्रयोग में करते हैं कीटनाशी या अवतीर्णनाशी जल में घुलकर जलाशयों में पहुंच जाते हैं और ये भूमि में रिसकर भौम जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और फसलों के लिए प्रयुक्त उर्वरक में उपस्थित नाइट्रेट एवं फास्फोरस जैसे रसायन की मात्रा जलाशयों में अधिक होने से उनकी पोषक की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और इसके कारण जलाशयों में बहुत सारे शैवाल उगाते हैं। जब शैवाल मरते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कारण कार्य करते हैं और ये घटक अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और इससे बेसिक तौर पे जल में ऑक्सीजन के स्तर की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। जल की यह अवस्था हाइपैक्सिया कहलाती है तथा पूरी प्रक्रिया जो होता है सुपोषण कहलाती है। विद्युत संयंत्रों द्वारा उद्योग से आने वाले गर्म जल भी एक प्रदूषक का ही कार्य करते हैं। यह जलाशयों तथा तापमान को क्या करते हैं, जलाशयों के तापमान को वृद्धि कर देते हैं, जिससे कि उसमें रहने वाले पेड़ पौधे और जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कारखानों से निकलने वाले अशुद्ध जल से भी मृदा क्या होती है, प्रभावित होती है, जिसके कारण उनकी अम्लीयता में काफ़ी अधिक वृद्धि होती है और वह कृषि योग्य नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 का, ठीक है, विज्ञान का अंतिम क्लास। अब हम लोग अर्थशास्त्र और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के क्वेश्चन आंसर को शुरू करेंगे, जो भी वो भी आपके कक्षा 6 से 8 पे आधारित रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।